हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट 2 टर्म्स ऑफ ट्रेड का टॉपिक 3 दैट इज मिल्स थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। इससे पहले जो हमने दो थ्योरी पढ़ी थी, एक रिकार्डो की और एडम स्मिथ की। मिल्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन रिकार्डोज कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। लेकिन रिकार्डो की जो थ्योरी थी वो हमको ये तो बताती थी कि दो कंट्री के बीच में एक्सचेंज किन गुड्स का होगा, लेकिन वो एक्सचेंज कितनी लिमिट तक होगा वो रिकार्डो थ्योरी नहीं बताती थी। इसका आंसर किसने दिया? मिल्स थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। द टर्म रेसिप्रोकल डिमांड इंट्रोड्यूस्ड बाय मिल, J.S. Mill, to explain the determination of the equilibrium terms of trade। और इसके थ्रू उन्होंने equilibrium terms of trade का भी कॉन्सेप्ट समझाया है। It is used to indicate a country's demand for one commodity in terms of the quantities of the other commodity it is prepared to give up in exchange। यानी कि अगर एक कंट्री को इंपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी तो करना होगा, तो बस कितना इंपोर्ट के सामने कितना एक्सपोर्ट होगा, ये रेशियो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट, Mill's theory of reciprocal demand. Mill expressed the actual ratio at which goods are traded will depend upon the strength and elasticity of each country's demand for other country's product। यानी कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा जरूरत है उस पर डिपेंड करेगा दोनों का एक्सचेंज रेशियो। और upon reciprocal demand the ratio will be stable when the value of each country's export is just enough to pay for its import। और एक्सचेंज रेशियो इक्वल कब हो जाएगा? जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो जाएंगे तब। ये स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? दो कंट्री है, सपोज करते हैं ए और बी। डिमांड इन कंट्री ए फॉर द प्रोडक्ट ऑफ कंट्री बी इज इनइलास्टिक। यानी कि कंट्री ए को कंट्री बी के प्रोडक्ट की जरूरत है। और जरूरत क्यों है? मीन्स नो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर अवेलेबल। कंट्री ए में कंट्री बी के गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो कंट्री ए की ये मजबूरी बन जाएगी कि वो कंट्री बी से इंपोर्ट करवाए। और जब भी इनइलास्टिक यानी कि मजबूरी होती है इंपोर्ट कराने की, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर दैट कंट्री यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर कंट्री ए कैसा हो जाएगा? अनफेवरेबल। लेकिन यहाँ पे बी को तो फायदा है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर कंट्री बी क्या हो जाएगा? फेवरेबल। इसी तरीके से अगर डिमांड इन कंट्री बी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ कंट्री ए इज इनइलास्टिक, यहाँ पे अब कंट्री बी को कंट्री ए के प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है क्योंकि कंट्री बी के पास उस प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो वो कंट्री ए से इंपोर्ट कराएगा। और ऐसे में टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है कंट्री बी के लिए हो जाएगा अनफेवरेबल और कंट्री ए के लिए हो जाएगा फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पे अब कंट्री ए को फायदा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, assumptions ऑफ मिल्स थ्योरी। पहला है यहाँ पे दो कंट्रीज और दो कमोडिटीज को लिया गया है। दूसरा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी कि अगर हम इनपुट इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट भी इंक्रीज होता जाएगा साथ साथ। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इन्वॉल्व, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन बोथ द मार्केट, फुल एम्प्लॉयमेंट, फ्री ट्रेड यानी कि किसी भी तरह का गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ट्रेड इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। ओके, एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा बीकॉम सेम 4 का जो बैच है जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, एक उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं कॉस्ट अकाउंट 2, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन 2 और ऑडिटिंग, इन सब की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है इन जस्ट 2399 रुपीज ओनली। So to level up your preparation, go and purchase our course. You can download our app from Google Play Store or App Store, and for any information you can contact on this number. फिर आता है Mill's theory of reciprocal demand through an example. Mill's theory can be explained with the help of following example. यहाँ पे हमने दो जो कंट्री हैं वो ली है इंडिया और बांग्लादेश, और दो जो कमोडिटीज है वो है आयरन और जूट। इंडिया का कैसा है कि इंडिया कैन प्रोड्यूस 20 टन्स ऑफ आयरन इन सर्टेन टाइम पीरियड और उतने ही टाइम पीरियड में 20 टन्स ऑफ जूट। बांग्लादेश को 10 टन्स ऑफ आयरन उतने ही टाइम पीरियड में 15 टन्स ऑफ जूट। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया को तो दोनों के ही प्रोडक्शन में एडवांटेज है, लेकिन बांग्लादेश को दोनों के ही प्रोडक्शन में डिसएडवांटेज है। क्लियर? इंडिया को इन दोनों में से किसी एक के प्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा एडवांटेज होगा और बांग्लादेश को इन दोनों में से किसी एक के प्रोडक्शन में कम डिसएडवांटेज होगा। ठीक है,
तो जिसमें बांग्लादेश को कम डिसएडवांटेज है वो गुड्स वो प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करेगी, और जिस गुड्स में इंडिया को ज्यादा एडवांटेज है वो प्रोड्यूस करके बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम डोमेस्टिक एक्सपोर्ट रेशियो देख लेते हैं। इंडिया का क्या होगा, आयरन रेशियो जूट 1:1, और बांग्लादेश का क्या है, 10 टन्स के सामने 10 टन्स ऑफ आयरन के सामने वो 15 टन्स ऑफ जूट प्रोड्यूस करता है। तो 1 टन ऑफ आयरन के सामने कितना जूट होगा, तो 15/10, 5 3 2 1.5। क्लियर। तो बांग्लादेश का रेशियो क्या आ गया, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट रेशियो बांग्लादेश का आया 1:1.5। यानी कि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया 1 यूनिट आयरन के सामने 1 यूनिट जूट का प्रोडक्शन कर पा रहा है, और बांग्लादेश की डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो बांग्लादेश 1 यूनिट आयरन के सामने 1.5 यूनिट ऑफ जूट का प्रोडक्शन कर पा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे इन दोनों कंट्री का तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट रेशियो आ गया। अब कंपैरेटिव कॉस्ट देखेंगे कि इंडिया को किसमें ज्यादा एडवांटेज है और बांग्लादेश को किसमें कम डिसएडवांटेज है। इंडिया आयरन की बात कर लेंगे तो 20/10 दैट इज 2, यानी कि जितने टाइम में इंडिया 20 टन्स का प्रोडक्शन कर रहा है उतने टाइम में बांग्लादेश सिर्फ 10 टन्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो 20/10 दैट इज 2। जूट का देख लेंगे 20/15, सो 5 4 3 1.33। यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट रेशियो इंडिया का आयरन में ज्यादा आया, 2 और 1.3, तो आयरन का ज्यादा है। बांग्लादेश का देख लेंगे, आयरन का 10/20 दैट इज 0.5, और जूट का देख लेंगे तो 15/20 दैट इज 0.75। बांग्लादेश की बात करें तो उसका जो कंपैरेटिव कॉस्ट रेशियो है वो जूट का ज्यादा आया। इसलिए इंडिया विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड बांग्लादेश विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट, क्योंकि इंडिया को आयरन प्रोड्यूस करने में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है और बांग्लादेश को जूट का प्रोडक्शन करने में कंपैरेटिव कॉस्ट डिसएडवांटेज कम है। ठीक है। नाउ इंडिया विल प्रोड्यूस आयरन एंड एक्सपोर्ट इट टू बांग्लादेश। क्लियर। एंड बांग्लादेश विल प्रोड्यूस जूट एंड एक्सपोर्ट इट टू इंडिया। तो यहां पे हमको ये तो पता चल गया कि किस प्रोडक्ट का एक्सचेंज होगा, लेकिन ये जो एक्सचेंज है दोनों कंट्री के बीच वो किस लिमिट तक होगा अब ये आगे देखेंगे। इफ द डिमांड इन इंडिया फॉर बांग्लादेश जूट इज वेरी स्ट्रॉन्ग यानी कि इनइलास्टिक, देन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सचेंज विल बी 1:1। अगर इंडिया में बांग्लादेश के जूट की डिमांड ज्यादा है, इनइलास्टिक है यानी कि हमारी मजबूरी है बांग्लादेश से जूट खरीदना, तो हम किस लिमिट तक खरीदेंगे, हम तब तक खरीदेंगे जब तक हमको 1 आयरन के सामने 1 जूट मिल रहा है तब तक। अगर हमको ज्यादा यूनिट ऑफ आयरन गिव अप करने पर 1 यूनिट ऑफ जूट मिलेगा तो फिर इंडिया क्या करेगा, ट्रेड बंद कर देगा। तो इंडिया की लिमिट क्या है, जब तक 1:1 रेशियो है एक्सचेंज का तब तक ही इंडिया बांग्लादेश से जूट इंपोर्ट कराएगा। बांग्लादेश की बात कर ले, अगर बांग्लादेश को इंडिया के आयरन की जरूरत है, वहां पे आयरन की डिमांड इनइलास्टिक होगी, तो यहाँ पे बांग्लादेश की मजबूरी हो जाएगी इंडिया से खरीदना। तो बांग्लादेश कब तक खरीदेगा, जब तक उसको 1.5 यूनिट जूट के सामने 1 यूनिट ऑफ आयरन मिल रहा है तब तक। अगर उसको ज्यादा जूट सेक्रीफाइस करना पड़ गया 1 यूनिट आयरन के लिए तो फिर वो ट्रेड बंद कर देगा, क्योंकि इससे अच्छा वो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर ले, वो उसको सही पड़ेगा। क्लियर। तो बांग्लादेश के लिए लिमिट क्या हो गई, उसका डोमेस्टिक रेशियो दैट इज 1:1.5। नाउ इफ इंडिया कैन नॉट सेल इट्स आयरन टू एनी अदर कंट्री, अगर ऐसा हो गया कि इंडिया बांग्लादेश के अलावा किसी और कंट्री को आयरन बेच नहीं सकती है, और अगर बेच रही है तो उसको वो प्राइस नहीं मिल रहा है, तो फिर मजबूरी हो जाएगी उसको बेचना। इंडिया के लिए यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके अगेंस्ट चले जाएंगे क्योंकि उसको फायदा कम होगा। सेम सिचुएशन अगर बांग्लादेश के साथ हो कि बांग्लादेश अपना प्रोडक्ट जूट वो इंडिया के अलावा कहीं और बेच नहीं पा रहा है, और अगर बेच रहा है तो उसको वो प्राइस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर बांग्लादेश विल बी अनफेवरेबल। क्लियर। लास्ट है हमारा मिल्स इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेशियो।
Mill perceived that the equilibrium exchange ratio would be determined by the condition that the quantity of each of two products that importing country is willing to take at his ratio be equal to the quantity that the exporting country is willing to give at this ratio. Equilibrium exchange कब होता है? When quantity of imports are equal to the quantity of export. और equilibrium exchange ratio का मतलब है कि जिस रेशियो में कंट्री इंपोर्ट करना चाहती है उसी रेशियो में सामने वाली कंट्री एक्सपोर्ट करना चाहती है. इस चीज को इक्वेशन में हम लिख सकते हैं PA इंटू QA. जब भी वैल्यू निकालनी होती है तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं. तो A यहाँ पे है हमारा एक्सपोर्ट गुड्स, B है इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है, और P क्या है? प्राइस, और Q क्वांटिटी. तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, PA इंटू QA इक्वल्स टू PB इंटू QB. रेशियो निकालना है तो डिवीजन में ले जाएंगे. PA इंटू QA क्या आएगा? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइड बाय PB इंटू QB आएगा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो कंट्रीज के बीच में हो जाता है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेशियो. क्लियर? ये थी मिल्स रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.